गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर जारी हो चुका है, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग का 4 खंड रहने वाला, ए बी सी और डी। जो पहला खंड होगा सेक्शन ए, जिसमें हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है 30 को, ठीक है, जो 1 नंबर का होने वाला है। इसके बाद जो हम लोग का सेक्शन बी होगा, उसमें 31 से 38 तक रहेगा, जो 2 नंबर का होने वाला है। इसके बाद हम लोग का 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक होने वाला है। और उसके बाद जो 47 से 52 तक रहेगा, ये हम लोग का 5 नंबर का रहने वाला, ठीक है। और ध्यान में ये रखना कि हम लोग का जो 5 नंबर वाला है, इसमें किसी 4 का हम लोग का जवाब देना है। और इसमें जो हम लोग का 31 से 38 तक रहेगा 2 नंबर का, इसमें से सिर्फ हम लोग का 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। और इससे पहले जो 2 नंबर वाला रहेगा, इसमें सिर्फ 6 प्रश्नों का जवाब हम लोग को देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है खंड ए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि दांत का एनिमल किससे बना होता है। जो दांत का एनिमल होता है वो किससे बना होता है, तो हम लोग को पता होगा कि दांत का जो एनिमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। तो और कैल्शियम फॉस्फेट का ही हम लोग का ये भाग जो डी जो दिख रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाटाइट जो है हम लोग का, ये क्या है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का ही भाग है, ठीक है। तो यानी कि उसी का इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं ये है। तो यानी कि हम लोग को ध्यान में रखना क्या है कि दांत का एनिमल किससे बना होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाटाइट के द्वारा ये बना हुआ होता है, ठीक है। ये कितना परसेंट होता है? 96% होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस बिलियन में शामिल है। तो इस बिलियन में कौन सा शामिल है हम लोग का? तो HCl। कौन सा? HCl। इसका अगर रिएक्शन अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है कि इसमें, तो अंडों के छिलके में। अब इसमें जैसे ही HCl गैस हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या बनाएगा हम लोग का? तो सबसे पहला बात, जो चूने के पानी को दूधिया करता है वो कौन सा गैस है? तो हम लोग का CO2 गैस है। कौन सा? CO2 गैस है। और इसके साथ में ही हम लोग का वाटर निकलता है। और ध्यान में यहाँ पे ये रखना है हम लोग का, ये कैल्शियम है और ये क्लोरीन है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। जो दूधिया करता है उसका कारण ये CO2 गैस है हमारा, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग को देखना है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है, यह तत्व है। तो वह कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जो जल में क्या है? घुलनशील है। तो ये कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। और कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। तो यौवन की आयु क्या है? तो ये 12 से 14 वर्ष होगा। कितना होगा? 12 से 14 वर्ष तक को हम लोग यौवन आयु कहते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, इसके साथ जैसे ही हम लोग का रिएक्शन करवाया जाएगा तो अवक्षेप का रंग क्या होता है, ठीक है। तो अवक्षेप जो बनेगा उसका रंग क्या होने वाला है हम लोग को ये देखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि हम लोग का जो बनेगा ना, तो यहाँ जैसे देखिए थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये कॉपर सल्फेट है, ये दोनों मिलेगा और दोनों मिलकर क्या बनेगा? तो यानी ये हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। H2 और SO4 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? H2SO4 निकल गया। और H2SO4 निकलने के बाद क्या बनेगा? तो यहाँ कॉपर है और ये क्या है? सल्फाइड है, तो CuS बनेगा। और यही हमारा अवक्षेप है। और ये कौन सा रंग का होता है? तो काला रंग का होता है। कौन सा? काला रंग का। और याद रखना है कि इस चैनल पे हर एक जो क्वेश्चन होगा वो पूरा डिटेल में सॉल्व किया हुआ रहेगा। और साथ ही साथ आज के बाद ये रेगुलर इस चैनल पे वीडियो आते रहेगा, इसीलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है आसुत जल का उबलना। अब देखिए, जल उबलता है तो ये क्या है हम लोग का? एक तरह का फिर से तो उसको रिटर्न किया जा सकता है। ये हम लोग का भौतिक परिवर्तन है पहला वाला, ठीक है।
लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये जो ऑप्शन बी है चीनी का कार्मेलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, चीनी को उच्च ताप पर, अधिक ताप पर इसको गर्म किया जाता है और इसको रावा बनाया जाता है, यानी कि चीनी का जो कलर है ना वो एकदम ही हम लोग का भूरा कलर टाइप का आ जाएगा, ठीक है, और ये ठोस टाइप का क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो है ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जो भौतिक परिवर्तन नहीं, यानी फिर से हम लोग वहाँ से चीनी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। अब देखिए फूल का जो हम लोग का देखिए ये भाग जो है ये वाला, ठीक है, यही भाग हम लोग का जो है ये मादा प्रजनन भाग है। इसमें होता क्या है, जो ऊपर में होता है ये वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र। और ऐसा जो ये वाला डंटी टाइप का दिख रहा है ये हमारा वर्तिका है, और ये जो रहा ये हमारा ओवरी यानी कि अंडाशय होता है। और यही तीनों हमारा क्या है, मादा प्रजनन भाग है, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ये हम लोग का, अगर इसमें हम लोग का मादा के जगह अगर नर वाला पूछा जाता तो नर वाला में क्या होता, परागकोश और हम लोग का तंतु होता, ठीक है। ये दोनों हम लोग का पुंकेसर यानी कि दोनों मिला के पुंकेसर होता है, जो हम लोग का मादा के जगह नहीं, इसके जगह क्या अगर नर रहता तो उसके जगह ये वाला हम लोग का होता है आंसर, परागकोश और तंतु, ठीक है। लेकिन यहाँ मादा पूछा गया है तो ध्यान में रखना है, मादा वाला में क्या होता है तो वर्तिकाग्र होता है, मादा वाले में वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है और वर्तिका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखने को मिलेगा कि मानव नेत्र की फोकस दूरी, किसको, फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो जो पहला ऑप्शन है हम लोग का ये सिलियरी पेशी, सिलियरी पेशी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, सिलियरी पेशी के द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का रंग जो नीला है ये किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो प्रकाश का जो परिकिरणन है, प्रकाश का परिकिरणन याद रखना है, ठीक है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता यानी लेंस की जो शक्ति है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन पे बस इतना सा देखना था कि ये जो माइनस दिया हुआ है ये क्या है, माइनस ये है, ये कौन सा लेंस को सूचित कर रहा था, किसको, अवतल को, किसको, अवतल को दिखाएगा, बस इतना सा बात याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पे गौर करना है, इस यही वाला अगर माइनस की जगह प्लस रहता, ये क्षमता है पॉजिटिव किसका होता है, तो फिर हम लोग का उत्तल होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग का नेगेटिव दिया है, वो ध्यान में रखना, नेगेटिव है इसलिए हम लोग का क्या लगाए, अवतल लगाए। अगला है कि मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे, मटर का जो शुद्ध लंबा पौधा था उसका क्या माना था, डबल टी, ठीक है, और शुद्ध बोना पौधा का डबल स्मॉल टी माना था, के साथ संकरित किया जाता है। तो F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात कितना था। तब यहाँ पे ध्यान में ये हम लोग को रखना है, तो यहाँ पे क्या था कि हम लोग का जैसे डबल टी, इसको देखिए थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है, ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये शुद्ध बोना पौधा, ये जब बड़ा टी है और ये छोटा टी मिला तो ये बनेगा, फिर यहाँ से ये वाला ये बना। अब यहाँ पे गौर से देखना कि इसी के साथ अगर हम लोग इसको भी मिलाते हैं तभी तो यही बनेगा, और ये वाला और ये वाला, ठीक है, अगर ये मिलता है तभी क्या बनेगा हम लोग का, ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग का होता क्या है, पहला पीढ़ी, ये जो है ना ये पहला पीढ़ी है, ठीक है, कौन सा है, पहला पीढ़ी है F1, ये सेकंड मत मान लीजिएगा, ठीक है। अब इनमें से किसी भी दो को ले लीजिए, यानी कि बड़ा और छोटा, फिर बड़ा और छोटा, ऐसा ले लीजिए। अब देखिए बड़ा के साथ ये बड़ा आएगा, दोनों पूरा बड़ा बन जाएगा, फिर ये छोटा के साथ ये बड़ा आ जाएगा, ठीक है, तो छोटा बड़ा बनेगा, और फिर ये वाला इसके साथ ये वाला आएगा, तो दोनों छोटा यानी कि एकदम बोना हो जाएगा, और ये वाला आएगा, तो फिर हम लोग का ये लंबा पौधा ही रहेगा। तो जो एकदम बोना पौधा आएगा दूसरा पीढ़ी में तो कितना, 1, और जो लंबा है ये तीनों क्या है, लंबा है, तो यानी कि 1:3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1:3, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है, वो ध्यान में रखना, ये मेंडल का था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, कितना पर, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग का जो बोला गया है कि अवतल दर्पण के सामने कितना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिसकी फोकस दूरी कितना दिया है, 25, कितना है, 25। तो आवर्धन क्या होगा, क्या होगा, आवर्धन पूछा गया, क्या पूछा गया, आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है
तो आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है कि m बराबर हम लोग का -v/u होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और हम लोग के पास यहाँ पे दिया क्या है, तो दर्पण के सामने बोला है, मतलब u दिया हुआ है, क्या दिया, u दिया हुआ है। u कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ, लेकिन कौन सा दर्पण है, अवतल, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और जो f दिया हुआ है, फोकस दूरी मीन्स f, और ये कितना दिया हुआ, 25, कितना, 25 दिया हुआ है, और ये भी किस में होता है, माइनस में। अब हम लोग जानते हैं क्या कि u हम लोग के पास है लेकिन v नहीं है, तो v निकालने के लिए हम लोग का कौन सा फार्मूला आना चाहिए, तो ये हम लोग का है क्या, दर्पण, तो दर्पण फार्मूला होता क्या है, तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, f के जगह पर कितना होगा, -25 है, तो v का मान तो हम लोग को निकालना है, और u का मान कितना दिया है, -20 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर गौर करना ये है हम लोग को, तो इस जो 1/20 है इसको उधर ले जाइए, तो ये क्या बचेगा, 1/v, क्या बचेगा, 1/v बराबर क्या हो जाएगा कि हम लोग का 1/-25, और ये वाला जो माइनस था इधर जाएगा, माइनस वाला इधर गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब 25 और 20 का जो एलसीएम होगा ये हमारा आ जाएगा कितना, तो हम लोग का 100 आ जाएगा, कितना, 100, ठीक है। तो 25 का टेबल 4 बार और 20 का टेबल 5 बार, वो भी किस में, माइनस में, ठीक। अब माइनस में आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान में ये रखना है कि हम लोग का हो कितना रहा, ये -4 और +5, यानी कि बचा 1/100, तो ये 1/v था, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, कितना, 100 सेंटीमीटर v आ चुका। अब यहाँ पर हम लोग का m बराबर, आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर क्या, -v/u, माइनस, और v का मान आया 100, और u का मान दिया हुआ है हम लोग का 20, ठीक है, और भी किस में है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, और 20 का टेबल के बार पड़े, किस आएगा, 5 बार, और ये भी किस में आया, प्लस में, यानी कि जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को निकालना था क्या, v, और v निकालने के बाद हम लोग को आवर्धन का फॉर्मूला बैठाना था, -v/u, ठीक है। और -v/u कब होता है, जब दर्पण रहता है तब, जैसे ही लेंस रहता है तो फिर वहाँ पर v/u हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कुछ क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है, तो उसको थोड़ा बढ़िया से सॉल्व करना है, और बाकी जो ऐसे रहा उसमें तो हम लोग को ऐसे लगाना है टिक, ठीक है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, खाद्य जाल के लिए क्या बात इसमें सही बोला गया, ठीक है। तब यहाँ पर यह देखना है कि क्या ऑप्शन जो है सही है, तो प्रत्येक स्तर, जो ए नंबर बोला गया है कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है, ठीक है। जब प्रत्येक स्तर पर हम लोग का ऊर्जा क्या होता है, कम हो जाता है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। तो जैसे हम लोग का ये खाद्य जाल होता है, खाद्य जाल में क्या होता है, वो जैसे यहाँ से ए से बी के पास गया, तो ये ऊर्जा स्थानांतरित हो रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा, ऊर्जा की मात्रा कम भी होता है, ठीक है। फिर बी से सी में जाएगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ऊर्जा और थोड़ा कम होगा, लेकिन ये स्थानांतरण होते जाता है। तो इसीलिए यानी ये दोनों ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों सही है, और दोनों सही रहने के कारण ऑप्शन सी जो ए और बी दोनों, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, यानी कि बाएं तरफ है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा, ठीक है, यह सिरा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, कौन सा, उत्तरी ध्रुव होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट के में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, विद्युत शक्ति का इनमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है, उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का कौन सा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, तो विद्युत शक्ति जो होता है P बराबर VI, ये भी है फॉर्मूला, ये भी V²/R भी होता है, I²R भी होता है, लेकिन जो I² बट्टे में जो R है, ये वाला हम लोग का विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है, यानी कि यही वाला हम लोग का यहाँ पूछा गया है कि कौन सा व्यंजक जो है विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो ऑप्शन जो बी है ना, ये हमारा सही है। तो विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला तो ध्यान में रखना, ये भी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है, ये भी विद्युत शक्ति का है, ये भी, लेकिन ये वाला हम लोग का नहीं है, इसीलिए यही ऑप्शन हमारा सही है। तो पूछा भी यहाँ पे वही गया है कि जो हम लोग का कौन सा विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा नहीं होता है, ध्यान में रखना, ये वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर 16 नंबर, कि जलीय द्रव यानी एक्वस जो होमर होता है और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है, तो जलीय द्रव
और लेंस के बीच का काला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। आँख में जो काला वाला हिस्सा होता है ना, भाग वाला, उसी को हम लोग को पूछा गया, तो ये क्या है, पुतली बोलते हैं उसको। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो देखिए कौन सा गैस है जिसको हम लोग वसा और तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ को लंबा समय तक रखने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन गैस। इसका क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होता है, इसके लिए करते हैं। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत जनरेटर होता है इसमें क्या होता है कि कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होता है वो पूछा जा रहा है। तो सिंपल से हम लोग बात जानते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, विद्युत जनरेटर है। कौन सा, विद्युत जनरेटर है। तो यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, यही दो में से ध्यान में रखना है। ये विद्युत जनरेटर है तो विद्युत रहेगा तब जाके हम लोग का क्या होगा, इसमें काम होगा। ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि विद्युत रहेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग विद्युत जनरेटर देखते हैं, तो विद्युत जनरेटर का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, तो यांत्रिक ऊर्जा को, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसका नाम जो विद्युत जनरेटर रखा गया है, यानी विद्युत धारा इससे उत्पन्न होता है, इसके लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन जो डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कितना न्यूनतम दूरी है जो हम लोग स्पष्ट रूप से उसको देख सकते हैं। तो ध्यान में ये रखना है कि हम लोग का इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन मीटर में ले दे, ये मीटर में होता नहीं, किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो यही कन्फ्यूजन नहीं करना है एग्जाम के टाइम पर, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं, आराम से स्थिर से देखना है। और ये कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने अब कहाँ पर बनाता है। तो मानव जो नेत्र होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है हम लोग का, तो ये सबको पता होगा कि कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। कहाँ पर, रेटिना पर बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। यहाँ पर उत्पादक का उदाहरण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उत्पादक, अब बताइए थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या बोला है कि घास से उत्पादक, या सूर्य की ओस वाला पौधा, या गाय, या तो फिर जीवाणु। तो इनमें से उत्पादक कौन होगा, तो उत्पादक कौन हो जाएगा, तो सबसे पहला जो हम लोग का प्रथम श्रेणी होगा वो कौन सा हो जाता है, घास। ठीक है, तो ये हमारा उत्पादक कहलाएगा। अगला प्रश्न, पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है। कौन सा यहाँ पर ऐसा हम लोग का यहाँ पर दिया गया है, जैसे ऑप्शन ए बी सी डी है चार, तो चार जो हम लोग का दिया गया है, हार्मोन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और जिबरेलिन। ठीक है, चारों में से किसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको पूछा गया, तो ऑप्शन सी जो है ना, एब्सिसिक अम्ल। कौन सा, एब्सिसिक अम्ल, यही है जिसके कारण क्या होता है, ये जो पत्ती और फल होता है गिर जाता है, कारण यही वाला। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। और फलों को पकाने वाला का भी याद रखना, तो एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन होता है। अगला, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग का प्रतिक्रिया जो करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रभावक। क्या बोलते हैं, प्रभावक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। कौन सा रेफ्रिजरेंट, ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेंट होता है यानी कूलिंग, जो वहाँ पे जो फ्रिज में जो ठंडा करने का काम करता है, तो उसके लिए बोला गया है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो ओजोन जो परत होता है इसका जो क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन है यहाँ में से, तो ध्यान में रखना ये कौन सा होता है, CFC। कौन सा होता है, CFC। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा, इनमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, पानी के साथ। किसके साथ, पानी के साथ, तो कौन है, सोडियम। कौन है, सोडियम, जो विस्फोट होकर जल जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये कार्बन चैप्टर का है, इसका नाम क्या है, इसको पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए ये क्या है, CH3, CH2, CHO। इस CHO मतलब समझ जाना चाहिए कि ये एल्डिहाइड है। क्या है, ये एल्डिहाइड का दिया। ये जब एल्डिहाइड ग्रुप का आ चुका है तो एल्डिहाइड में हम लोग क्या लगाते हैं, अल, AL। ठीक है, यानी अल लगाते हैं। अब ध्यान में ये रखना कि कितना कार्बन, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन से हम लोग का क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन और अल, तो प्रोपेनल, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, ये अभिक्रिया दिया गया,
तो अभिक्रिया में ये क्या है देखिए, C6H12O6 यानी ग्लूकोज 6O2 और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, तो 6CO2 + 6H2 और साथ में ऊर्जा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है इस रिएक्शन में हम लोग को पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है गौर से देखिए, ये जो रिएक्शन लिखा गया है C6H12O6, फिर लिखा गया है 6O2 यानी ऑक्सीजन लिया, ये क्या है जो हम लोग का श्वसन अभिक्रिया होता है ना, उसी के बारे में बताया गया, ठीक है। ये ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट के विघटन से मिला है। अब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये बनेगा क्या, तो CO2 बनेगा और साथ ही साथ क्या होगा, जल बनेगा और इसके साथ में हम लोग को ऊर्जा मिलता है, ठीक है, एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो खाना खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पानी बनेगा और साथ ही हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। तो ऊर्जा यहाँ निकल रहा है, क्या हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। तो इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। और ये हमारा ये जो है ना ये रिएक्शन इस ऑप्शन के लिए दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है। न्यूरॉन के भीतर जो सूचना है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, यानी प्रभावित यानी एक जगह से प्रवाहित है, एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से जाता है उसको बताना है। तो सबसे पहला देखिए, डेंड्राइट जो होता है वहाँ पे, फिर कोशिका शरीर में जाएगा, फिर अस्थतंतु में, फिर तंत्रिका अंत में, यानी ऑप्शन है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं। तो 3R के बारे में यहाँ पूछा गया, ठीक है। तो ये 3R क्या होते हैं, तो 3R मतलब क्या होता है, तो कम करना, ठीक है, पुनः उपयोग और साथ में क्या है, पुनर्वितरण, ठीक है। ये 3 हम लोग का होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का, यानी इसका अगर इंग्लिश में देखा जाए तो देख लीजिए कि रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज फिर से उपयोग करना, और रीडिस्ट्रीब्यूट यानी फिर से उसको पुनर्वितरण करना। अगला प्रश्न है, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, किसके द्वारा निर्भर होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये द्वार कोशिका, द्वार कोशिका में जो उपस्थित पानी होता है इसी के कारण हम लोग का क्या होता है, रंध्र का छिद्र खोलना और बंद होना इसी के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से ये हम लोग का जो पहला सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।